नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक माजी में जी रही है। मुल्क को कोई भी मसला दरपेश हो तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसका ताल्लुक माजी से जोड़ देती है। चाहे मुल्क की डूबती मईशत हो, चाहे मुल्क के बढ़ते कर्जे हो, चाहे महंगाई में हो शुरुबा इजाफा, चाहे बढ़ती बेरोजगारी हो, तहरीक इंसाफ हुकूमत किसी एक बात की भी जिम्मेदारी नहीं लेती। मुल्क के अबतर हालात का सवाल किया जाए तो तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक ही जवाब होता है, ये सब तो गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से हो रहा है। इस रविश का मुजाहरा तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कलभूषण केस में भी कर दिया। पहले हुकूमत ने रातों रात एक ऑर्डिनेंस जारी करके कलभूषण को अपने खिलाफ फैसले पर नजरसानी की अपील का हक दिया, लेकिन कलभूषण ने नजरसानी की अपील दायर करने से इनकार कर दिया। फिर भारत हुकूमत ने भी काउंसलर रसाई की सहूलत लेने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हाई कोर्ट चली गई ताकि भारतीय जासूस के लिए कोई कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। अपोजिशन ने कलभूषण के लिए हुकूमत की कोशिशों को NRO करार दिया तो हुकूमत ने अपनी आदत के मुताबिक कहा। अपोजिशन ने भी तो रेमंड डेविस को मुल्क से बाहर भेजा। ये जो सबसे लेटेस्ट NRO जो कलभूषण यादव के लिए NRO है, अगर आप जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं मान रहे, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको NRO दे दें। ये ना सिर्फ कलभूषण यादव को NRO देने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो NRO दे दिया है। NRO की आप बात कर रहे थे कि मेरे पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तान के शहरियों को गोली मार के शहीद करने वाले रेमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा? क्या कौम ये भूल चुकी है? आप ही की हुकूमत थी, आपने भेज दिया। जब कलभूषण यादव केस में आलमी अदालत का फैसला आया था और पाकिस्तान को सजाए मौत पर नजरसानी का हुक्म दिया गया था तो उस वक्त हुकूमत ने आलमी अदालत के फैसले को पाकिस्तान की फतह करार दिया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था आज पाकिस्तान सुरखरू हो गया, लेकिन आज इसी हुकूमत की एक और वजीर शीरी मज़ारी साहिबा कह रही हैं कि माजी की हुकूमत ये केस आलमी अदालत लेकर गई थी जिसकी वजह से हम फंस गए हैं। हमें ICJ जाना पड़ा, हम गए, हमने ICJ का हमने न सिर्फ उनकी जुरिस्डिक्शन को तस्लीम किया, हमने बिल्कुल कहा कि हम उनके फैसलों का एहतराम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया है। ICJ का इशू क्यों शुरू हुआ? पहले इनकी हुकूमत ने मार्च में खत लिखा ICJ को और बड़ा अच्छा था वो कि हम जुरिस्डिक्शन ICJ की रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब वो खत चला गया, जब हिंदुस्तान फिर ICJ में गया, कोई जवाब नहीं बनता था कि हम ICJ की जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट करते। तो केस क्यों ये लेके गए, केस क्यों ये एक्सेप्ट किया उन्होंने ICJ की जुरिस्डिक्शन? ये कोई पहली बार नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने हाल के किसी मसले की वजह माजी की हुकूमत को करार न दिया। तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में अब तक 10,000 अरब का कर्ज लिया जा चुका है। जब अपोजिशन तनकीद करती है तो हुकूमत जवाब देती है हमें तो आपका लिया कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ रहा है। इंसाफ हुकूमत के बाद मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी। एक तखमीने के मुताबिक गुज़िश्ता साल 58 लाख अफराद बेरोजगार हुए और खदशा है कि अगले साल बेरोजगार अफराद की तादाद 66 लाख तक पहुंच जाएगी। हुकूमत इसका मलबा भी माजी की हुकूमतों पर धर देती। मुल्क में कोरोना फैला तो इंपीरियल कॉलेज लंदन की रिपोर्ट आई जिसमें पेशगोई की गई थी कि पाकिस्तान में 20 लाख अमवात हो सकती है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर अपोजिशन ने हुकूमत की कोरोना पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया तो जवाब दिया गया कि लंदन के कॉलेज की रिपोर्ट मानने का मतलब है गोरे की गुलामी। और अब इसी इंपीरियल कॉलेज लंदन ने पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव की कमी की रिपोर्ट दी है तो हुकूमती रहनुमा बड़े फख्र से इसी कॉलेज की रिपोर्ट को शेयर कर रहे हैं। ये क्लिप असद उमर साहब का क्लिप है, ये मैं आपको थोड़ी देर में सुनवाऊंगा। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी तो अदालत की इलाज की सहूलियात मरीजों के मुकाबले पर कम पड़ गई। अपोजिशन ने इस पर तनकीद की तो हुकूमत ने कहा आपने कौन सा अपने दौर में अस्पताल बनाया। हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों की हिमायत करती है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की जमानत पर तफसीली फैसला दिया जिसमें कहा गया कि नैब का मकसद सियासी वफादारियां तब्दील कराना है। ये वही इल्जाम था जो अपोजिशन भी नैब पर लगाती है। अपने मौक़िफ़ की शिकस्त पर हुकूमत ने कहा नून लीग भी तो जजिस को फोन करके फैसलों पर असरअंदाज होती थी।
हुकूमत नैब की रवैयों की तारीफ और हिमायत करती रही तो अपोजिशन इल्जाम लगाती है नैब का कोई भी केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। इस पर नैब की तारीफें करने वाली हुकूमत इसे नैब की नाअहली करार दे देती। क्या इस वक्त पाकिस्तान को जो भी मसाइल दरपेश हैं उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन है? जवाब लेंगे हमारे साथ तहरीक इंसाफ रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब से। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि असद उमर साहब ने जो इंपीरियल कॉलेज वाली एक गुफ्तगू की थी कि एक लम्हे तक इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट जो है वो गोरे की गुलामी थी, लेकिन बाद में जब वही रिपोर्ट मस्बत आने लगी तो उसको लहरा लहरा कर दिखाया गया। सुनिए जरा। एक गोरे की ज़हनी गुलामी जो है ना, इंपीरियल ने स्टडी छाप दी, अब वो सब जो है सुबह से लेके शाम तक। सर हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है, हम ज़हनी तौर पे गोरे की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट वर्ल्ड क्लास डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट फोरकास्ट करते हैं। जी हाँ, जबकि फैसल जावेद साहब जो है वो इस रिपोर्ट को जब ये मस्बत आने लगी तो वो इस रिपोर्ट के हक में बात कर रहे थे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सदाकत अली अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर वो किसी ने एक बात बताई मुझे आज जब ये सेगमेंट बना रहे थे तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताई कि एक साहब थे वो ना एक दीवार बना रहे थे तो दीवार जो है वो उनसे टेढ़ी बन गई। तो एक बंदा गुजरा पास से, उसने कहा भाईजान दीवार आपसे टेढ़ी बन गई है, गिर जाएगी, आप नुकसान होगा, तो आप दीवार सीधी कर लें। तो उसने आगे से कहा कि यार तुमसे भी तो पिछले साल गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मतलब तहरीक इंसाफ का रवैया कुछ यूं लगता है कि जब उनको किसी चीज़ की निशानदेही की जाती है कि यह गलती हो रही है तो वो फिर माजी के किस्से छेड़ बैठते हैं, उसने भी तो वो किया था, इसने भी तो वो किया था। सर ऐसा रवैया क्यों है? मतलब क्यों नहीं आपको कुछ कहा जा सकता, क्यों नहीं तनकीद की जा सकती, क्यों नहीं गलती की निशानदेही की जा सकती, क्यों नहीं तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सवाल पूछा जा सकता? अली हैदर बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमसे हमारे किए हुए अमाल का हम जवाब दे हैं। जमहूरियत यही होती है, लेकिन कुछ बातें आपको भी समझनी है और कौम को भी आपके ज़रिए समझानी है। जो वो बात इस तरह है कि अभी आपने एक बात की थी कर्ज़ों की कि जी हमने कर्ज़े लिए। अगर आपको मैं ये समझाना चाहूँ कि भाई कर्ज़े दो वजह से होते हैं। अगर बजट का प्राइमरी खसारा हो तो अंदरूनी कर्ज़ा होता है और करंट अकाउंट का खसारा हो तो बैरूनी कर्ज़ा लिया जाता है। अगर इस हुकूमत ने दोनों खसारे कम किए हैं, इसका मतलब है कर्ज़े लेने की जो ज़रूरत थी वो इस मुल्क की कम की है। लेकिन जब हम आपको समझाते हैं कि पिछले कर्ज़ों की किस्तें और उनकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं और उनका जो सूद है वो पे करने के लिए किस कर्ज़े लेना पड़ते हैं, तो फिर आप कहते हैं आप पीछे चले जाते हैं। तो हमने पीछे तो जाना है। जब हम पीछे वालों के लिए हुए कर्ज़ों की किस्तें और सूद देने के लिए हमें और लोन लेना पड़ेगा तो हम जवाब देंगे। बाकी अगर आप हमारी गवर्नेंस की बात करेंगे, एक और वजह होती है अली साहब कि हम जब बात करते हैं, किसी पिछली मिसाल देते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हमने कोई स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी नहीं या स्विट्ज़रलैंड की कोई गवर्नमेंट नहीं हमने इनहेरिट की। पहले क्या था, आज क्या है, एक माजी से एक कंपैरिजन किया जाता है कि उस वक्त ये था। भाई साहब देखिए, खान साहब ने कहा था मैं कर्जे नहीं लूंगा, ये तो कोई भी कर सकता है, मैं टैक्स लूंगा। और फिर आपने एफबीआर चेयरमैन इसी काम के लिए लगाया जिसने कहा था कि 8,000 तक हम टैक्स इकट्ठा कर लेंगे। सर वो 4,000 भी इकट्ठा नहीं कर पाए। देखें ना, आप इसमें दो बातें हैं। जब हमने ये कहा है कि हम 8,000 अरब इकट्ठा करेंगे तो ये आपको करके दिखाएंगे। पहले साल में हमारा टारगेट ये था कि मुल्क डूब रहा था, आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व ख़त्म हो रहे थे, तो मुल्क ने एक टास्क लिया कि पहले तो पेमेंट्स के लिए बाहर से पैसे लेके आए। वो भी हमारे नारे के ख़िलाफ़ था। और साथ साथ हमने बहुत बुरी तरह इंपोर्ट्स को रोका। जब आप इंपोर्ट रोकते हैं, चीज़ें इंपोर्ट नहीं होती, जितनी कस्टम ड्यूटी होती है वो कम हो जाती है। वो छोटा प्रॉब्लम था। हमने बड़े मसले हल करने के लिए, बड़ी तकलीफ को दूर करने के लिए छोटी तकलीफ ली। अगर हमें बड़ी तकलीफ का आप क्रेडिट नहीं देंगे और छोटी तकलीफ का आप बार बार रिपीट करेंगे तो फिर आपको टोकेंगे। वरना जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक है। अब हमारी इंशाअल्लाह हमने टारगेट रखा कि 5 साल में तो जो हमें 3800 अरब के टैक्सेस मिले थे उनको हमने 8,000 करना है। लेकिन दरमियान में अली हैदर बिल्कुल ठीक है, आ गया था, पूरी दुनिया में अगर मईशत रुक गई थी, लॉकडाउन में
आज टैक्स के आपको टारगेट सर कोई नहीं पूछता। आटा बरामद करना पड़ रहा है ना सर, अगर तो इसका कसूर नवाज लीग का नहीं है सर। अगर आज आपको अभी आपके अपने वजीर खुराक कह रहे थे, फूड सिक्योरिटी कह रहे थे कि हमारी अप्रैल मई में सर आपकी गंदम जो है उसकी कटाई हुई है, और अब आपकी हुकूमत फैसला कर रही है कि आटा कम पड़ रहा है और आटा हमने इंपोर्ट करना है, इसका कसूर जो है वो पीपल्स पार्टी का या नवाज शरीफ का नहीं है। फखर इमाम कहते हैं मुझे नहीं पता गंदम कहां गई। तो सर ये जो गलतियां आपके एंड पे हो रही हैं वो तो माने। कुलभूषण को अगर आप आज रिलीफ देने जा रहे हैं, माने तो सही हम रिलीफ देने जा रहे हैं, उसका रेमंड डेविस से क्या ताल्लुक है सर? मुझे आप अली हैदर एक बयान सुना दें, किसी ने ये कहा हो कि जो आटा का जो क्राइसिस है ये मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का है। चीनी के क्राइसिस में हम ये बात करते थे कि उन लोगों ने कार्टेल्स बनाए, कार्टेल्स प्रमोट किए, कभी उन पे कार्रवाई नहीं की। हमने एक्शन लिए, हमने कमेटीज बनाई, हमने कमीशन बनाए, हमने एक्सपोज किया। वो एक कंपैरिजन है। आटा के हवाले से अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है तो हमने कभी किसी ने नहीं कहा। मुझे आप एक बयान सुना दें कि जी आटा का क्राइसिस नवाज शरीफ की वजह से हुआ है, तो ये अब आप जनरलाइज कर रहे हैं। डेविस का क्या ताल्लुक है कुलभूषण से, मुझे आप ये बता दें। अब कुलभूषण की जो बात है, हमने ये बात की, आपको समझा दूं कि कुछ चीजें इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं अली हैदर, कुछ चीजें आपकी बैन अवी बरादरी से कमिटमेंट्स होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान कितनी सॉवरेन स्टेट थी और अब कितनी है, पहले बिल्कुल नहीं थी। अब हमें अगर किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है तो अली हैदर ये कंपैरिजन करते हैं। आप इसको तो सर ये जवाब है ना इसका, हम कहते हैं हम कितना ये जवाब तो में नहीं थे, है कि भाई आपने अब कितना कम है। इस कंपैरिजन को भी आप माइंड ना करें सर। आपने एक मिनट भाई साहब, आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है, बड़ा मुदल्लिल जवाब दिया है, इस पे सवाल ही नहीं बनता। और क्योंकि यही जवाब है इसका जवाब ये नहीं था कि भाई अगर मैं रिलीफ दे रहा हूं उसको कुलभूषण को तो आपने भी तो रेमंड को छोड़ दिया था। ये तो जवाब नहीं बनता ना सर इसका। जो आपने जवाब दिया ये सही जवाब है। नहीं, ये देखिए बात करने का अंदाज और उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए। मैं आपको समझा रहा हूं कि पाकिस्तान की रियासत है, उसकी सॉवरेंटी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसके फैसले, उसकी ऑटोनॉमी हम इंश्योर कराएंगे कि पहले से 5% 10% इंप्रूव हो रही है। उसके लिए जब हम रेफरेंस देते हैं तो आप उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में आपने लिया है। हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि माजी में ये था, माजी में आपने जब ये फैसला आया था आईसीजे का तो कुरैशी साहब ने कहा था हमारी फतह है, तो ठीक है, गलती का तब कुरैशी साहब ने कहा था हमारी फतह है। आज श्री मजारी साहब कहती हैं कि हमें पिछली गलती से कंपेयर कर रहे हैं। चलिए आप मुकम्मल कर लें। मैं अर्ज ये कर रहा हूं सर, मैंने ये कहा कि जब फैसला आया था आईसीजे का तो सॉवरेंटी की बात करते हमारी फतह है, और पहले जो हमारी सॉवरेंटी नहीं थी, हम कहते हैं हम अमेरिका की जंग का हिस्सा थे, आज हम नहीं है। तो हम ये कंपैरिजन करके कौम को बताते हैं कि आज की गवर्नमेंट बेहतर परफॉर्म कर रही है। सर कुरैशी साहब ने जब ये फैसला आया आईसीजे का तो उन्होंने कहा था हमारी फतह। श्री मजारी साहिबा अब कहती हैं कि हमें पिछली हुकूमत ने फंसा दिया। मतलब आप देखें ना, आप इसको वही वाली बात है, पहले आप उसको फतह करार दे रहे हैं और जब अब आपके लिए कोई थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है तो आप कह रहे हैं जी हमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फंसा दिया। अली देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन को मानना पिछली हुकूमत का काम था। जब उन्होंने मान लिया तो वो उनका कसूर हो गया। अब हम चले गए, अब हम उसको बैक ऑफ नहीं कर सकते। उसके दौरान हमने केस लड़ा और हमारी जो सक्सेस है उसका हमने क्रेडिट लेना है। सक्सेस है उस फेज की जिसमें हमें डाला गया। हमें डाला जाना चाहिए था कि नहीं, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। अच्छा सर, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक आप जब इंसान को सीधी राह देखनी होती है, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे के सारे गलत राह पर चल रहे हैं, बट सर ऑपोजिशन के सजेशन पर सर ऑपोजिशन को उसका माजी याद दिलाना ज्यादा जरूरी है या ये देखना कि सजेशन क्या काबिल अमल है, क्या अब उसको सजेशन को मानना चाहिए। एक दूसरा ये कि क्या मौजूदा हुकूमत ये कन्फेशन के बाद कि कुलभूषण एक कन्फेस्ड टेररिस्ट है, कन्फेस्ड स्पाई है, क्या आप उसको फांसी देंगे? देखें, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं दोबारा से कहूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक ग्लोबलाइज विलेज में बैठा हुआ है। हमारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है और उसके लिए मुल्की इदारे, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, वो मिल बैठ के इसका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और हमारे पाकिस्तान के जो बैरूनी दुनिया से कमिटमेंट है उनकी रोशनी में जवाब दिया जाएगा। ये बात, सवाल का जवाब इस तरह यस और नो में मेरे जैसे बंदे के लिए देना मुश्किल है, लेकिन अप्रोप्रिएट फोरम से इसका जवाब आएगा। और बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हैं, ये सिंपल एक अंदरूनी मुल्क का केस नहीं है
This has too many issues to be discussed. ऐसा ना हो कि ये अभिनंदन वाली डिप्लोमेसी हो जाए। वक्त खत्म हो गया सर। आपने जो बात की कि आप जब कोई आपको सजेशन मिलती है आप तनकीद क्यों करते हैं? देखिए 5 साल पीपल्स पार्टी रही, 5 साल नून लीग रही, आज जब वो नैब के कानून को काला कानून कहते हैं, उसकी खामियां बताते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं यार आप अपना चेहरे में, अपना शीशे में चेहरा देखो। आपने 10 साल में इतनी आइन में तरमीम की, आपको ये कानून बुरा नहीं लगा, आज आप फंस गए तो आप कह रहे हैं ये काला कानून है, ये पीला कानून है, नैब न्याजी गठ जोड़ा है। तो वो रेफरेंस देना बनता है कि एक काम जो आप खुद नहीं करते वो हमें किस तरह आप उसके लिए रेडिक्यूल करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसी बातें की हैं। खैर ये ऐसा ना हो कि डिप्लोमेसी कहीं वो अभिनंदन वाली डिप्लोमेसी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौजूद थे जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब। नाज़रीन, चांद का मसला जो है वो अव्वल तो मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन मसला है क्यों? हमारे साथ एक आलिम दीन होंगे और एक माहिर फल्कियात होंगे। इस वक्फे के बाद बात करेंगे रोहित के मामले में। नाज़रीन, आखिर हर साल चांद का मसला क्यों होता है? तकरीबन हर ईद पर ही तनाज़ा खड़ा हो जाता है। पहले रोयत हिलाल कमेटी के फैसले को पेशावर के मुफ्ती पोपलजई चैलेंज किया करते थे। अब हुकूमत के एक वजीर चांद की रोयत के मुतहर्रिक फरीक बन चुके हैं। 10 दिन बाद होने वाली बड़ी ईद के मामले पर एक बार फिर तनाज़ा खड़ा हो चुका है। जवाब का नया सिलसिला शुरू हो गया है। आज चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने एक वीडियो पैगाम में वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी के मौक़िफ़ पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, ये साइंस और मजहब दोनों एतबार से पहली का चांद था। चांद का हुजम देखकर तारीख का तयन करना फल्कियात या साइंस की कौन सी किताब में है? मुफ्ती मुनीब ने अपने फैसले के हक में दलील देते हुए बताया कि 29 को चांद साइंसी एतबार से मौजूद है और नजर न आए तो महीना 30 का ही करार पाएगा और आइंदा शाम तक चांद की उम्र 24 घंटे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से चांद निस्बतन ज्यादा देर तक और बड़ा दिखाई देगा। उन्होंने अपने मौक़िफ़ के हक में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनाई। के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि फ़इन गुम्मा अलैकुम, अगर महीने की 29वीं तारीख को गुरूब के बाद मतला अबरालूद हो जाए और तुम्हें चांद नज़र न आ जाए तो फवाद चौधरी की लेबॉर्ट्री में जाकर खोज लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़अकमिलुल इद्दत सलासीना, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 का महीना पूरा कर लो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ये रद्द-ए-अमल फवाद चौधरी के एक सोशल मीडिया पैगाम के जवाब में सामने आया। गुज़िश्ता रात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि ये पहली का चांद है। क्या सूरज के गुरूब होने के बाद इतनी देर चांद आसमान पर होता है? अवाम खुद फैसला कर ले। फवाद चौधरी की इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर रोयत हिलाल के फैसले पर एक बहस छिड़ गई थी। सीनियर सहाफ़ियों से लेकर आम शहरियों तक सोशल मीडिया पर रोयत हिलाल कमेटी के फैसले के खिलाफ और फवाद चौधरी के मौक़िफ़ के हक में बातें होने लगी थी। इस बहस और तनकीद के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने हदीस नबवी के साथ अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मौक़िफ़ के हक में चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किबला अयास का बयान भी सामने आ चुका है। दरमियानी रास्ता की निशानदही करते हुए डॉक्टर किबला अयास का कहना था कि चांद को देखे बगैर इसकी रोयत का ऐलान नहीं किया जा सकता। इस मामले में टेक्नोलॉजी और रोयत हलाल को साथ लेकर चला जाए। जिलहज्जा के चांद के हवाले से वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा था कि कराची और गिरदोनवा में 21 जुलाई को चांद नजर आ जाएगा, क्योंकि चांद की पैदाइश गुज़िश्ता रात 10:30 बजे हो चुकी है। लेकिन फवाद चौधरी के दावे के बरअक्स रोयत हलाल को मुल्क भर से चांद की कोई शहादत नहीं मिली। इसीलिए यकम जुलहज्जा 30 जुलाई और मुल्क में ईद 1 अगस्त को मनाने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि 1 जुलहज्जा 1441 हिजरी जुमेरात 23 जुलाई को होगी और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 1 अगस्त को होगी। रोयत हिलाल कमेटी के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर साइंस फवाद चौधरी का कहना है कि बादलों की वजह से चांद नजर नहीं आया। जब बादल है तो चांद कहाँ नजर आएगा? अगर नमाज खड़ी के हिसाब से हो सकती है तो चांद टेक्नोलॉजी की मदद से क्यों नहीं देखा जा सकता?
अब ये कहना कि चूंकि बादल हैं और बादलों की वजह से चांद नजर नहीं आया, आप जो टेक्नोलॉजी है वो आपको रास्ता देती है बादलों के पीछे देखने को भी। और ये कहना कि चूंकि मौसम खराब है, अब देखिए अब साइंटिफिक कैलकुलेशन के ऊपर किसी को कोई इसके ऊपर दो राय ही नहीं है दुनिया में कि कल रात को 10:33 के ऊपर ये चांद जो है उसकी बर्थ हो चुकी है। अभी चांद जो है वो 24 घंटे का है। नाज़रीन, ऐसा नहीं कि मुफ्ती मुनीब और फवाद चौधरी में तनाज़ा तभी पैदा होता है जब चांद की रोयत पर इख्तलाफ हो। छोटी ईद पर जब रोयत हलाल ने चांद का जो ऐलान किया था वो फवाद चौधरी की पेशगोई के मुताबिक था। होना तो ये चाहिए था कि इस खुशगवार इत्तफाक पर ना खुशगवार गुफ्तगू से परहेज किया जाता, लेकिन हुआ इसके बरअक्स। इस हवाले से मुफ्ती मुनीब से पूछा गया तो उन्होंने इस पर भी फवाद चौधरी को तनकीद का निशाना बनाया। फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं है, हम शरीयत के पाबंद हैं। फवाद चौधरी को मुदाखलत फ़िद्दीन नहीं करनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि उनको मुदाखलत फ़िद्दीन से रोकें। ईद के चांद की रोयत का मसला बहुत पुराना है, लेकिन जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है चांद की रोयत का मामला मजीद उलझता जा रहा है। हर ईद के मौका पर फवाद चौधरी की तरफ से चांद की पेशगोई सामने आती है, लेकिन रोयत हलाल कमेटी की जानिब से वजारत साइंस की बात को अहमियत नहीं दी जाती। चांद की रोयत के हवाले से शरीयत क्या कहती है और साइंस से किस हद तक मदद ली जा सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर साहब और मारूफ माहिर फल्कियात जनाब नैयर हमीद साहब, डॉक्टर एच नैयर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। अल्लामा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप बताइएगा अल्लामा साहब, जिस हदीस का मैंने अभी जिक्र किया जो कि मुफ्ती साहब ने बयान की, उस हदीस की रोशनी में तो अगर रोयत नहीं है और बादल है तो फिर आप 30 का महीना पूरा करने के बाद जो है वो अगली तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो क्या सर इसमें अगर साइंस हमें बता देती है, हेल्प कर देती है बादल होने के बावजूद, मतलब अबर आलूद होने के बावजूद, तो क्या क्या फिर मदद ली जा सकती है? क्या आपके मुताबिक इस हदीस की तशरीह क्या होगी? गुजारिश ये है जी कि एक तो बात है हदीस की, बिलाशुबा हदीस तो ऐसे ही है। अब जो मसला है ना वो हदीस का मसला नहीं है, मसला ये है कि आपके यहाँ आपकी एक वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कहती है कि इस दिन चांद नज़र आएगा और फलां फलां इलाकों में चांद मौजूद होगा। अगर तो वहाँ उन इलाकों में चांद देखा गया है और वो नज़र नहीं आया तो फिर तो बिल्कुल मुफ्ती साहब की बात ठीक है, और अगर उन इलाकों में चांद ही नहीं देखा गया तो फिर उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि जब वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह रही है कि लाहौर में चांद नज़र आएगा और मैं कराची में बैठ के चांद देखूंगा तो मुझे तो नज़र नहीं आएगा। और ये मसला फवाद चौधरी साहब का खाली नहीं है, ये बड़ी मुझे हैरत है कि हमारे यहाँ ये इसको इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे एक लिबरल मिनिस्टर और रोयत हिलाल के एक मजहबी आलम दीन का मसला है। फवाद चौधरी साहब को तो आए 2 साल हुए हैं, तो पिछले 20 साल से हम यही देख रहे हैं। मसला ये है कि जनाब बिल्कुल ठीक है, अगर मतला अबर आलूद हो तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हम सब के लिए फरमान है। ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कि वो मुफ्ती साहब के लिए हुक्म है तो हमारे लिए नहीं है, सब के लिए हुक्म यही है। लेकिन ये जो एक तनाव पैदा हुआ है इसका खात्मा इसी सूरत में मुमकिन है कि जनाब हमारे वजीर आजम साहब मेहरबानी फरमाएं, मुफ्ती साहब भी सरकारी कमेटी के चेयरमैन हैं, सरकारी ओहदेदार हैं, और फवाद चौधरी भी सरकार के वजीर हैं, तो इनको बिठा के कोई मामला इस अंदाज से हल करें कि साइंस की, देखें साइंस के से मुस्तफीद होना इससे शरीयत ने मना नहीं किया है, लेकिन ये तनाज़ा तो आज खाली फवाद चौधरी का नहीं है। क्या जब मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी, जो उलमा और मजहबी जमातों की हुकूमत थी, तो पूरे सूबे ने मुफ्ती साहब की बात के खिलाफ ईद और मनाई थी, पूरे सूबे ने मुफ्ती साहब की बात के खिलाफ रोजा रखा था। तो ये एक पुराना मसला है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ जो इस वक्त सूरत हाल को कल के चांद को देख गाइड कीजिएगा। देखिए सर, हम बतौर तालिबे इल्म, हमारे लिए आप भी मोहतरम, हमारे लिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी मोहतरम, सब मोहतरम। अब हमने बतौर तालिबे इल्म बात करनी है यहाँ पे। मेरा सवाल सर ये है, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूंगा, कि साइंस का इस्तेमाल क्या नहीं किया जा सकता? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस जिसको अगर देखा जाए, मतलब अगर अबर आलूद नजर आए तो फिर 30 का महीना पूरा करके ईद कर लो, ये उस इलाके के लिए के लोगों के लिए थी जिनको मतलब अबर आलूद नजर आ रहा था। ये हदीस ये हो सकता है उस इलाके के लोगों के लिए हो। अच्छा सर, अब चांद देखने के लिए भी तो हम दूरबीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उसको भी नेकेड आई से नहीं देखा जा रहा।
फिर हम मस्जिद में नमाज का ऐलान यानी अजान के लिए भी स्पीकर का ऐलान कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक्त तो स्पीकर नहीं था, उस वक्त तो वैसी अजान दी जाती थी, मगर सहूलत के लिए उलमाए कराम ने कहा कि स्पीकर एक अच्छी चीज़ है, तो स्पीकर का इस्तेमाल जायज़ करार दिया गया। तो सर क्या इस पर इज्तिहाद नहीं हो सकता कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है और हम चांद का पता लगा सकते हैं तो उस टेक्नोलॉजी की मदद हासिल की जाए, जैसे एक ज़माने में नेकेड आई से देखते थे, बाद में दूरबीन से देखना शुरू कर दिया। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि हमारी रोयत हिलाल कमेटी खुद भी दूरबीन से चांद देखती है ना। उसमें तो अगर आप देखें अक्सरियत वो हजरात है मेरी तरह जो ऐनक लगाए बैठे हैं, तो वो भी तो सारे दूरबीन से चांद देखते हैं। मैं समझता हूँ ये एक इख्तलाफी मसला चांद का नहीं है, ये इनाओं का मसला है, ये जिद का मसला है। एक तरफ फवाद चौधरी साहब है, उनको भी चाहिए कि अगर उनकी मालूमात है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिख दें कि जी मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी ये राय है, ये साइंसी माहिरीन कह रहे हैं, इन इलाकों के अंदर चांद नजर आएगा जनाब, वहां रोयत हिलाल को पाबंद किया जाए, वहां उन इलाकों में चांद देखें। इस तरफ मुफ्ती साहब हैं, वो कहते हैं कि फवाद चौधरी होता कौन है ये बात करने वाला, ये अब फवाद चौधरी से आप हट जाए जरा पीछे। तो मैंने पहले अर्ज किया कि क्या उलमा की जो हुकूमत थी सूबा सरहद की, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, मुत्तहिदा मजलिस अमल, उनके साथ भी यही फड्डा था। तो इस फड्डे का मुस्तकिल हल ये है कि रोयत हिलाल कमेटी को मुफ्ती साहब की ही सरबराही में आप असर नौ तश्कील दे लें, उसमें साइंसी माहिरीन भी आ जाएं, उसमें फल्कियात के माहिरीन भी आ जाएं, और ये इनाओं से हटके, जिद से हटके कौम को खुदा के लिए एक ईद और एक रमजान करने दे ना। अब आप देखें जो आपके सोशल मीडिया की सूरत हाल है, पॉइंट आ गया लिबरल साहब, अगर कोई बेसिकली जिद का मसला है, ये अना का मसला है, गाली देते हैं, और एक तरफ अफसोस दोनों को आपस में बैठ के इस मसले को हल कर लेना चाहिए। ये आप बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं और यह होना भी चाहिए अलामा साहब। मैं डॉक्टर साहब आप जरा इसमें अपनी राय दीजिएगा। मैं आपको ना मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ पढ़ के सुनाता हूँ सर, फिर उस पर आप अपनी साइंटिफिक राय भी दीजिएगा। अच्छा, वो ये कहते हैं, उन्होंने पहले ये जुमला लिखा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर फवाद चौधरी ने बड़े तमतराक से गुज़िश्ता शब चांद को देखकर कहा अवाम खुद फैसला कर लें ये दूसरी तारीख का चांद है या पहली का, और फिर लिबरल मीडिया ने इस पर तबसरा किया। खैर ये अलग चीज़ है। अच्छा, वो अगली जो अहम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दीन इस्लाम और कुरान और सुन्नत में तो ये कहीं भी नहीं बताया गया कि नए चांद का साइज़ और मतला पर इसका टाइम देखकर कमरी तारीख का तयन किया जाएगा, ना ये फल्कियात की किसी किताब में लिखा है। ये फवाद चौधरी की जहालत है। और आगे फिर एक और चीज़ है। तो सर मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या फल्कियात का इल्म होने के वजह से अगर हम चांद का पता लगा लेते हैं तो इसको अगर दीन के लिए इस्तेमाल किया जाए सही होगा, उलमा इस पर अपनी राय ज़रूर देंगे, लेकिन सर क्या ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए? अगर हमें इल्म फल्कियात बता रहा है कि चांद पैदा हो गया है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा ख्याल में सवाल जो है उसका बुनियाद उसकी जो है वो ये है कि जो इल्म फल्कियात है क्या वो इतना एक्यूरेट है कि वो ये बता सके कि चांद का इस वक्त ज़ुहूर होगा, इस वक्त वो देखा जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि 300 साल से का अरसा हो चुका, और इस 300 साल के अरसे में बहुत बड़े बड़े अजराम फल्की जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हैं, उनकी रविश को बहुत आसानी के साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है और उनको बताया जा सकता है। एक मैं मिसाल दूं, रिसेंट की मिसाल लेता हूं मैं। एक दुमदार सितारा यहाँ से गुजरा और सूरज के पास से गुजर के अपने रास्ते पे चला गया। ये हजारों ये साल डेकेड्स दहाइयों पे ये गुजार के बाद में वापस आते हैं। ये बाज़ औक़ात सैकड़ों सालों के बाद वापस आते हैं। ये तो इन्होंने एक सैयारा छोड़ा, मसनूई सैयारा छोड़ा, जो उसके ताक़ुब में गया और जाके उसके ऊपर बैठ गया। इस वक्त वो मसनूई सैयारा एक दुमदार सितारे के ऊपर, जो कि करोड़ों मील दूर था, तकरीबन 2-3 करोड़ मील दूर था, वहाँ जाके उसने उसका ताक़ुब करके जाके उसके ऊपर उतर गया और वहाँ बैठा हुआ है। अब वो इंतज़ार कर रहा है कि जब ये दुमदार सितारा बिल्कुल आखिर में जाके वापस आएगा और सूरज के पास से गुजरेगा और उसके बाद उसकी दुम फैलेगी, तो फिर वो वहाँ पे तमाम तजुर्बात करके ज़मीन पे इत्तला पहुँचाए। इतनी एक्यूरेसी के साथ ये तमाम काम हो सकता है। लिहाजा ये बताना
कि चांद कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, ये एक बहुत मामूली बात है। मसला सारा जो है वो ये है कि मजहबी उलमा ये कहते हैं कि नजर आना चाहिए। अच्छा, नजर आना जो चाहिए वो एक इसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, क्योंकि चांद जब नया निकलता है तो वो बहुत बारीक होता है और बहुत बारीक होता है, और उसका जो ज़हूर है वो सूरज के गुरूब होने के बहुत देर बाद तक अगर ना रहे तो सूरज का जो ग्लेयर है उफक पे, उसकी वजह से वो नजर नहीं आ सकता। ठीक है। अगर आप की दरमियान में डालें तो उसकी वजह से एक इब्हाम हो सकता है कि चांद निकला कि नहीं निकला। अगर आप कहें कि जी देखना बहुत जरूरी है, अगर आप कहें देखना बहुत जरूरी नहीं है, अब हमें मालूम हो गया कि चांद की जो एक लकीर है वो नजर आ जाएगी इस तारीख को इतने बजे, और इतनी देर तक वो उफक के ऊपर रहेगी सूरज के गुरूब होने के बाद, फिर सारा मसला हल हो गया। अब ये चांद जो आप परसों का जो चांद है, 21 तारीख को जब चांद देखा गया तो उस वक्त बहुत बारीक चांद था, और ये जनाब सूरज के गुरूब होने के बाद आपकी बात काट रहा हूं सर, मैं इसी नुक्ते की एक तौजीह पेश की है मुफ्ती साहब की माजरत के साथ, मैं आप ही से जवाब लूंगा क्योंकि इसकी एक तौजीह पेश की है मुफ्ती साहब ने, मैं ज़रा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। वो कहते हैं कमरी महीने की 29 तारीख को अगर चांद गुरूब आफ्ताब के बाद कुछ देर के लिए साइंसी एतबार से मतला पर मौजूद है, जैसे कभी आपने कहा था, लेकिन वो काबिल रोयत नहीं है और नज़र नहीं आया, तो महीना 30 का करार पाएगा, मगर अगली शाम तक इसकी उम्र 24 घंटे बढ़ जाएगी, लिहाजा वो मतला पर निस्बतन ज़्यादा देर रहेगा और इसका साइज़ भी निस्बतन बड़ा होगा, लेकिन वो पहली तारीख का ही चांद कहलाएगा। साइंस उसको पहली तारीख का चांद शायद ना माने, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो रोयत के लिहाज से पहली तारीख का ही माना जाएगा। डॉक्टर साहब देखिए, उनकी ये इंटरप्रिटेशन है, बात दुरुस्त है जी, कि जिसको यहाँ पे फलकियात के मजमून में कहा जाता है न्यू मून। वो न्यू मून वो होता है जब चांद की पूरी सतह बिल्कुल डार्क होती है, अंधेरा होता है, नजर नहीं आती, बिल्कुल खत्म होते होते बिल्कुल, वो उसे न्यू मून कहते हैं। और उसके बाद क्रेसेंट वो होता है जब चांद की एक सतह के ऊपर रोशनी जो है वो जरा सी उसकी सतह से झलक के सामने नजर आने लगती है। अच्छा, उसको न्यू मून कहते हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि चांद जो है वो जब अगर फर्ज किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी कीमती राय का। अलामा साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, 2 हफ्ते पहले एक तारीखी फैसला आया था और कल एक तारीख लिखी जाएगी। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सूफिया के दरो दीवार 86 साल के बाद बाजमात नमाज की बरकत से मुनव्वर होंगे। तारीखी लम्हात होंगे, एक रूह परवर नज़ारा होगा जब इस्तांबुल की इस मस्जिद में सैकड़ों अफराद हाथ बांधे सफ ब सफ किबला रुख खड़े होंगे, अल्लाह के हुजूर सैकड़ों सर बसजूद होंगे, अपने रब की हम्दो सना करेंगे, सूरह फातिहा की तिलावत गूंजेगी और आया सूफिया के मीनार इस मुकद्दस गूंज से झूम उठेंगे। आया सूफिया के इस्लामी तशख्खुस की बहाली में तुर्क सदर तैयब उर्दवान का अहम किरदार है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार अपने ट्विटर पैगाम में भी किया, जिसमें उनका कहना था कि आया सूफिया हवाएं लहराती रहेंगी गुंबद पे आज़ादी से, तुम अज़ल से हो हमारी और हम हैं तुम्हारे। इस पैगाम के साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी की जिसमें बोस्निया, अल्बानिया, अजरबैजान, कुर्द, अरबी, बंगाली और तुर्की के गुलकारों ने अपनी अपनी बोली में आया सूफिया के लिए अपने जज्बात का इज़हार किया। कल आया सूफिया की जुमा की नमाज में तुर्क सदर तैयब उर्दवान समेत मुल्क की आला शख्सियात शिरकत करेंगी। इस जुमे की नमाज के लिए आया सूफिया में 500 अफराद को इजाज़त दी गई है, लेकिन इस नमाज के लिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग बेकरार हैं। जब 13 रोज कबल मस्जिद बहाली का फैसला आया तो लोगों का जोशो खरोश देखने वाला था। आया सूफिया के बाहर फजाएं नारों से गूंज उठी। पूरे मुल्क में खुशी का समा है। तुर्क शहरी आया सूफिया की मस्जिद बहाली के फैसले से बहुत खुश हैं। जब फैसला आया तो लोगों का कहना था कि यह फैसला नहीं बल्कि उनके दिलों की आवाज। आया सूफिया के मुकद्दस मीनारों ने जब आजान की पहली सदा बुलंद की और इस वक्त मस्जिद के बाहर मौजूद जम्मे गफीर खुशी से झूम उठा था। कोई मबहूत खड़ा इस आजान को सुनता रहा तो कोई अपने कैमरे निकालकर इन लम्हात को महफूज करने लगा। इत्तफाक से जिस दिन अदालत ने फैसला सुनाया था उस दिन भी जुमा था और फैसला सुनने के बाद
लोगों ने आया सूफिया के खुलने का भी इंतजार ना किया और इसके बाहर ही नमाज जुमा अदा की। सूफिया सिर्फ मुस्लिम दुनिया के लिए ही नहीं अहम नाज़रीन, बल्कि गैर मुस्लिम भी इसके साथ खुसूसी लगाव रखते हैं और इसकी वजह इसकी 1500 साल पुरानी तारीख है। आया सूफिया 1000 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर था। फिर खिलाफत उस्मानिया में ये 450 साल तक मस्जिद रही। फिर 1930 में तुर्क हुक्मरान मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सेकुलर तुर्की की अलामत के तौर पर मस्जिद से बदलकर म्यूजियम बना दिया। इसी अहमियत की वजह से नाज़रीन अब भी आलमी सतह की अहम शख्सियात तुर्की का दौरा करती है तो आया सूफिया की तारीखी इमारत को भी देखे बगैर इनका दौरा अधूरा समझा जाता है। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दुनिया टेक्नोलॉजी से किस तरह से अपनी मुल्क की मईशत चला रही है और हमारे यहाँ क्या वाकई टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी बन सकती है। वक्फे के बाद नाज़रीन, दुनिया की माशी तरजीहात बदल चुकी हैं। अब दुनिया का मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी से ही वाबस्ता है। तेल और गैस से मालामाल अमीर ममालिक भी अब जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन और ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के शोबों में सरमायाकारी की जा रही है। ये डिजिटल इनकलाब पाकिस्तान के दरवाजे पर भी दस्तक दे चुका है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के 23 करोड़ आबादी में से 17 करोड़ के करीब लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते और मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 8 करोड़ के करीब है और इसका असर बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत पर पड़ा है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में मोबाइल फ़ोन के सनत ने बराह रास्त और बिलवास्ता 4.5 लाख लोगों को रोजगार के मौके दिए और इसी अरसे में इस शोबे से हुकूमत को 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स टैक्स मिला। रिपोर्ट में कहा गया कि मोबाइल फोन ऑपरेटर्स की जानिब से 2010 से 2018 तक 5 अरब 30 करोड़ डॉलर्स खर्च किए गए। पाकिस्तानी हुकाम को टेलीकम्युनिकेशन की अहमियत का अंदाजा है। हालिया दिनों में आला सतह के 2 इजलास हुए जिनमें इसी मौजू पर बात की गई। एक इजलास आज वज़ीर आज़म की सदारत में हुआ। इसमें मुल्क में इंटरनेट की कवरेज बढ़ाने और बेहतर बनाने पर गौर किया गया। 2 रोज कबल एक इजलास सदर आरिफ अलवी की सदारत में हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया, लेकिन इसमें कुछ इक़दामात इस शोबे में सरमायाकारी करने वालों का एतमाद मुतज़्ज़ल कर देते हैं। हाल ही में नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मशहूर ज़माना वीडियो गेम PUBG पर पाबंदी लगाई। एक और ऐप बीगो लाइव को बंद कर दिया गया, जबकि टिकटॉक ऐप को खबरदार किया गया कि वो माशरती और मजहबी इक़दार को नुकसान पहुंचा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान यूट्यूब पर भी पाबंदी का इंदिया दिया गया। ऐसे में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि PTA को पाबंदियों के जरिए इखलाकी इक़दार का पहरेदार नहीं बनना चाहिए। इंटरनेट ऐप्स पर इस तरह की पाबंदियां पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की सनत को नुकसान पहुंचाएंगी। मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में इंटरनेट इकोनॉमी में भारत पहले नंबर पर है और पाकिस्तान 9वें नंबर पर। इस पर तवज्जो दी जाए तो डिजिटल मईशत पाकिस्तान का पाया, पाकिस्तान की किस्मत पलट सकती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन कारोबार को भी फरोग मिला। कई कारोबार जो दुकानों में चल रहे थे वो अब ऑनलाइन मुंतकिल हो चुके हैं और कई कारोबार तो हैं ही सिर्फ ऑनलाइन। रोज़ाना डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2018 में 4 अरब रुपए की ई-कॉमर्स सेल्स हुई। डिजिटल मईशत से कई लोगों को रोजगार मिला है। मुल्क में ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज चल रही हैं, इन ऑनलाइन राइडिंग सर्विसेज भी चल रही हैं और इनके जरिए लोग अपना पेट पाल रहे हैं। कोरोना के दिनों में तो नौकरियां खत्म हुई तो खवातीन ने भी रोजगार कमाने के लिए फूड डिलीवरी एप्स का सहारा लिया। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से कई नौजवान घर बैठे अपनी खिदमात फराहम करते हैं और हजारों डॉलर्स कमाते हैं। BBC ने 2018 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि पाकिस्तान में 60,000 से जायद फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। फिर अगले साल की रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग से होने वाली आमदन में 42% इजाफा देखा गया। यूट्यूब जिसे हाल ही में बैन करने का इंदिया दिया गया, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे पाकिस्तान में इस्तेमाल करने वालों की तादाद गुज़िश्ता 3 बरस में 78% बढ़ी है। इस पर जो अफराद मवाद अपलोड करते हैं, यूट्यूब अपने रेवेन्यू में से इन्हें भी हिस्सेदार बनाता है। यूट्यूब पर मवाद अपलोड करने वाले अपने व्यूज की बुनियाद पर एक मुनासिब आमदन हासिल कर लेते हैं। जानिब से नोटिस मिलने के बाद टिकटॉक ने भी दावा किया कि वो पाकिस्तानी सारिफीन की जानिब से अपलोड की गई 37 लाख नामुनासिब वीडियोस हटा चुकी है। टिकटॉक भी वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जिस पर सारिफीन अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर
अगर इन्हें देखने वालों की तादाद ज्यादा हो तो ब्रांड्स इन्हें अपनी मसनूआत की मशहूरी के लिए रकम देते हैं। यूं सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो अपलोड करने वाले भी एक मुनासिब रकम कमा लेते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क की मारूफ डिजिटल एक्सपर्ट हैं आमना साहिबा, आमना अली कमाल साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहिबा आपके वक्त का। ये बताइएगा कि अब ये जो डिजिटल दौर है, मैं उसकी अफादियत पहले बता चुका हूँ, अगर हमारे यहाँ इन चीज़ों को बैन करने के हवाले से, या अगर बैन हम नहीं भी करते, सिर्फ इस पर इसका अगर हम सिर्फ एक तासुर कायम कर देते हैं कि सेफ्टी नहीं है यहाँ पे एप्लीकेशंस की या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो उसका हमारी डिजिटल इकोनॉमी पे कितना फ़र्क पड़ेगा? हर चीज़ में एक ही एप्लीकेशन है, उसको आप अच्छी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी जो एक इकोनॉमी है वो इसके ऊपर मुनहसर है। ना सिर्फ ये कि जो आपके ब्रिक एंड मोटर हैं वो डिजिटल को भी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि डिजिटल के ऊपर सिर्फ जो डिजिटल के ऊपर इकोनॉमी है वो एक अलग पूरी चल रही है। एंड दिस इकोनॉमी इज ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन पाकिस्तान, इज ब्रिंगिंग इन कनेक्शंस इन पाकिस्तान। तो एक जो हमारे यहाँ खास तौर पे आजकल जैसे कोविड है और सोशल डिस्टेंसिंग है, उसमें बिजनेसेस करना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी चीजें जैसे होम बिजनेसेस हैं, खवातीन नॉलेज, तो होता ये है कि ना सिर्फ हम इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी बाकी इकोनॉमी है वो इस तरह फायदा उठाती है कि हमारा जो स्किल है, जो एक नॉलेज सेंटर बना हुआ है, ये पूरा जो मुख्तलिफ एप्स हैं, वहां से हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, बताइएगा, देखिए मान लिया कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज या स्टेट की पॉलिसीज को एडहर नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या ये रेगुलेट किए जा सकते हैं एट अ सर्टेन लेवल? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो चीज़ रिवाज है वो ये है कि उसको सिरे से बैन ही कर दो, या फिर दीगर ममालिक में भी ऐसा होता है। टर्की की मिसाल है, कुछ ऐसा ट्विटर वहाँ पे बैन रहा, चाइना में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बैन है, उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो क्या बैन कर देना सही एक अच्छा अमल है, या फिर उसको रेगुलेट किया जा सकता है? देखिए, चाइना की हम अक्सर मिसाल देते हैं, मगर चाइना के लिए हम ये भी समझना बहुत जरूरी है कि वो इट्स अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। दूसरा, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, अपने सिस्टम्स को, अपने जो बहुत सारी चीजें उनको बहुत अरसे से उन्होंने पहले प्लान किया, लोगों के लिए वो चीजें अवेलेबल की, फिर उसके बाद बैन शुरू किए। तो वो आई थिंक इट्स अ सेपरेट थिंग दैट वी नीड टू लुक एट, आई मीन कम्प्लीटली सेपरेटली, वो कंपैरिजन आता नहीं है उधर। मगर बिल्कुल आपकी बात ये सही है कि बैन से पहले या इन चीज़ों से पहले आई थिंक अ डायलॉग एंड अ कॉन्वर्सेशन विद दोज पीपल कि जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। एंड आई एम श्योर कि वो दे विल बी ओपन टू दैट कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग कि हम इसको कैसे एक बैलेंस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, कि जहां बहुत सारे इश्यूज या हैं इन ऐप्स के साथ। बिल्कुल ठीक। आमना साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पाक।